साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड अकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है हिस्ट्री की वही है। तो कल हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख। मतलब अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, इनका वर्णन किस चीज़ में है। ठीक है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो उससे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अगर क्लास पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए ताकि आपको ये पीडीएफ वहाँ से मिल सके, स्पेशल पैट एग्ज़ाम हिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अशोक के अभिलेख। ये अशोक स्तंभ है। ठीक है, इसमें मतलब ये हमारे प्रतीक भी है। अशोक का स्तंभ जो है हमारा प्रतीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। ठीक है, जैसे पहले के लोग है ना, वो पीतल के बर्तन पे मशीन से नाम खुदवा देते थे कि ये किसने भेंट दी है, किसने नहीं। ये आज का है, मतलब अभी भी लोग खुदवा देते हैं। शादी बरातों में जो बर्तन देते हैं उसमें नाम खुदवा देते हैं। वैसे ही ये पहले अभिलेख थे जो पत्थरों पे खुदवाए जाते थे। जिसका मतलब साम्राज्य चल रहा होता था तो उनके नाम पत्थरों पे खुदवाए जाते थे। ये मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते थे जो मतलब मिट ना सकें, तो वही अभिलेख कहे जाते हैं। जो अब धीरे धीरे मतलब जैसे किसी का साम्राज्य हो, उसमें से बची हुई चीज़ें हम लोगों को जब मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अभिलेख ही तो कहते हैं। ठीक है, अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियाँ, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। ठीक है, जैसे ये अशोक ने बनवाए अभिलेख तो इन्होंने क्या कार्य किए ये अभिलेख पे लिखा जाता था। इनके मतलब विचार कैसे थे ये लिखा जाता था। इनका राज्य कैसा चलता था ये सब अभिलेखों पे लिखे जाते थे। इनमें राजाओं के क्रियाकलापों तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। इन्होंने कितना दान दिया किस मंदिर को बनवाने में, ये किस राज्य को मतलब संपूर्ण तरीके से सही कराने के लिए, विकास कराने के लिए उन्होंने कितना दान दिया है, ये सब चीज़ें अभिलेखों में बताई जाती हैं। अशोक के भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया था। शिलालेखों के माध्यम से राज्यादेश तथा उपलब्धियों को संकलित किया गया जिनमें वह जनता को संबोधित करता है। ठीक है, फिर सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेन थैलर महोदय ने दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया। किसने लगाया? अशोक के स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेन थैलर महोदय ने दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। कहाँ अशोक के स्तंभ सबसे पहले कहाँ मिले हैं? दिल्ली में मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह अशोक का साम्राज्य है। ठीक है, अशोक का ये साम्राज्य हिमालय पर्वत मतलब अपने भारत में इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ऊपर ये कंबोज है। मतलब पहले जो नाम थे अब के नाम में बदले हुए हैं, बाकी नक्शा पूरा वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेन थैलर महोदय ने दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया। फिर सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। पहले ये जो राइटिंग पहले लिखी जाती थी ये नागरी लिपि वगैरह में लिखी जाती थी, इनकी भाषा चेंज होती थी तो इसको पढ़ना भी एक कठिन काम होता था। तो ये सबसे पहले किसने पढ़ी है? ये सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर अशोक के अभिलेख अरमाइक या खरोष्टी एवं ब्राह्मी तीनों लिपियों में पाए गए हैं। किसमें? पहले अरमाइक में पाए गए हैं। ठीक है, अरमाइक में पाए गए हैं। फिर किस में पाए गए हैं? ये खरोष्टी लिपि में पाए हैं। खरोष्टी लिपि, ठीक है, खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। उसके बाद ये किस में पाए गए? ये ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। ठीक है, 3 अगर पूछा जाए अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में पाए गए तो 3। कौन कौन? अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं।
है लघुमान लेख अरमाइक लिपि में है। अगर पूछा जाए कौन सा लेख कि लघुमान लेख किस लिपि में है तो अरमाइक लिपि में है। मानसेहरा एवं सहबाजगढ़ी, मानसेहरा एवं सहबाजगढ़ी से खरोष्टी लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी जाती है। अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? शिलालेख। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? शिलालेख है, स्तंभलेख है एवं गुहालेख है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार। ठीक है। आगे चलते हैं। शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है, जो 8 स्थानों से, अलग अलग 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शिलालेखों की विषय वस्तु क्या है? अशोक के शिलालेखों की विषय वस्तु, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। प्रथम शिलालेख को राजकीय पाकशाला में 2 मयूरों एवं 1 हिरण की अतिरिक्त सभी पशुओं की हत्या तथा सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध की बात की गई। जो प्रथम शिलालेख है उसमें क्या कहा कि राजकीय पाकशाला, जो राज्य में पाकशाला है उसमें 2 मयूर मतलब 2 मोर, 1 हिरण के अतिरिक्त सभी पशुओं की हत्या तथा सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध की बात की गई। अब ये 2 मयूर और 1 हिरण क्यों मारा जाता था, उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा, आगे देखते हैं। द्वितीय शिलालेख में क्या है? द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण से संबंधित कुछ कार्य, जैसे मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा मार्ग निर्माण, कुआं खुदवाना तथा वृक्षारोपण का उल्लेख होता था। चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र तथा ताम्रपाणी राष्ट्रों का उल्लेख भी है। कौन कौन से राष्ट्र? चोल राष्ट्र, चेर, पांड्य, सत्ययुक्त तथा ताम्रपाणी राष्ट्रों का उल्लेख भी है इस शिलालेख में। ठीक है। फिर तीसरा, तृतीय शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों यानी रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त को हर प्रति 5वें वर्ष में राज्य का दौरा करने के आदेश दिए जाते थे। तृतीय मतलब राज्य का दौरा तृतीय शिलालेख में होता था। ठीक है। इन्होंने राष्ट्र में क्या काम करवाया? मतलब निर्माण, मार्ग, कुआं खुदवाना, वृक्षारोपण करवाना, यह किन किन राष्ट्रों का उल्लेख है? ये द्वितीय में। पहले में क्या है? पशुओं को मतलब जो सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध की बात कही, जिसमें पशुओं को मारा जाता है। जैसे आज की बकरी ईद है, उसमें बकरी को काटा जाता है। तो ऐसे पहले के भी फेस्टिवल हुआ करते, उनमें कोई ना कोई जानवर को बलि दिया जाती थी। तो उसमें इन्होंने पहले प्रथम शिलालेख में उनका सबका प्रतिबंध करा दिया कि ये काटे पीटे नहीं जाएंगे। ठीक है। चतुर्थ शिलालेख में क्या? धर्माचरण के नैतिक नियम, भैरीनाथ द्वारा धम्म की उद्घोषणा। धम्म की उद्घोषणा किसमें है? चतुर्थ शिलालेख में है। ठीक है। पंचम शिलालेख, पंचम शिलालेख में क्या है? पंचम शिलालेख में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का वर्णन है। इसमें मौर्यकालीन समाज व वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है। पंचम शिलालेख में मौर्य समाज की व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है। सप्तम शिलालेख, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। अष्टम शिलालेख में क्या गया? अशोक की धर्म यात्राओं, जिनमें उसके बोध गया भ्रमण का उल्लेख है। मतलब जो अशोक का 8वां है शिलालेख, वो जो भ्रमण पर गए हैं तो उसका उल्लेख किसमें है? 8वें में। 11वें शिलालेख में अशोक की धम्म नीति का विस्तृत विवरण दिया गया है। ठीक है। 12वें शिलालेख में क्या है? 12वें शिलालेख में पुनः संप्रदायों के बीच सहिष्णुता बनाने का निवेदन किया गया है। इस शिलालेख में धम्म की नीति के बारे में बताया गया है और हर व्यक्ति को अपने से बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करने हेतु जोर दिया गया है। साथ ही जानवरों की हत्या से परहेज करने एवं दोस्तों के प्रति उदारता व्यक्त करने के लिए कहा गया है। 13वें शिलालेख में क्या है? 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 13वें कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? तो 13वें शिलालेख में। ठीक है। पड़ोसी राज्य के बारे में विवरण है। इसमें अपराध करने वाली सीमावर्ती आटविक जातियों की चेतावनी दी गई है। इस शिलालेख को सर्वोपरि महत्व यह है कि यह अशोक के धम्म की नीति को समझने में मदद करता है। इस शिलालेख में वर्णन किया गया है कि विजय मार्ग युद्ध के बजाय धम्म है। यह शिलालेख पूरी तरह से प्रथम शिलालेख से शुरू हुई प्रक्रियाओं का तार्किक
परिणित है। ठीक है, आपको इतना नहीं, आपको याद रखना है किस अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया है, तो 13वें में। ठीक है, अब गिरनार अभिलेख, ये जूनागढ़ गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद हम अशोक के प्रमुख शिलालेख और स्थान, ऊपर ये तो आपने जो पढ़ लिया है वो तो ठीक है, अब बस इतना याद रखना इनके कितने शिलालेख हैं और उसमें क्या मतलब क्या नहीं मत याद रखना, बस ये जो नीचे वाली टेबल है ये ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना कि अशोक के प्रमुख शिलालेख और स्थान और लिपि मतलब भाषा कैसी थी। तो शाहबाजगढ़ी जो है उसमें ये कहाँ है, पेशावर यानी जो पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम पे, इसमें इसकी भाषा कैसी थी, खरोष्टी भाषा थी। फिर मानसेहरा, मानसेहरा कहाँ है, ये मतलब मानसेहरा एक ज़िला है जो हजारा खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। फिर कलसी, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया, ब्राह्मी भाषा में। गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात में, जो कि अभी फोटो में दिखाया था, ये ब्राह्मी शिलालेख में लिखा गया है। ठीक है, एरगुड़ी, ये करनूल आंध्र प्रदेश में ब्राह्मी भाषा में लिखा गया। धौली पूरी उड़ीसा में ब्राह्मी भाषा में लिखा गया। जौगढ़ गंजाम आंध्र प्रदेश ब्राह्मी भाषा में। ठीक है, आगे है सोपारा, ठाणे महाराष्ट्र में, ये ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। अब अशोक की रानियों का विवरण कर लेते हैं कि मतलब इनका जो पूरा है जीवन परिचय उस पर नज़र डालो। अशोक की रानियों में महादेवी, तिस्रक्षिता तथा करुवाकी का नाम आता है। जो उनकी रानियां हैं उनमें सिर्फ 2 नाम आते हैं, कौन कौन से, तिस्रक्षिता तथा करुवाकी का नाम आता है। ठीक है, सिंगली परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्र विदिशा के श्रेष्ठी पुत्री महादेवी से उत्पन्न हुए थे। किससे उत्पन्न हुए थे, महादेवी से। ठीक है, ये महादेवी किसकी पुत्री थी, श्रेष्ठी पुत्री थी। अशोक के अभिलेख में उसकी एकमात्र पत्नी करुवाकी का उल्लेख मिलता है जो तीवर की माता थी। किसकी, इनके एक पुत्र थे तीवर, उनकी माता थी। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। ये पूछा जाता है कि अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर ये राज्य प्राप्त किया है, 99 भाइयों का। ठीक है, मतलब दिमाग बहुत हिम्मत हुई जिन्होंने अपने भाइयों को मार कर राज्य प्राप्त किया। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ, हालांकि उसने 273 ईसा पूर्व में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ, हालांकि उन्होंने 273 ईसा पूर्व में सत्ता पर पूरा कब्जा कर लिया, सबको मार के। कल्लड़ के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, जो कल्लड़ की किताब है उसमें उन्होंने कश्मीर में श्रीनगर नगर जो है इस टाइम पे उसकी स्थापना किसने की, अशोक ने की। ठीक है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध था। कलिंग का युद्ध ज़्यादा पूछा जाता है। कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर अशोक इतना द्रवित हुआ कि उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने का संकल्प लिया और दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। पूछा जाता है अशोक ने कि मतलब कौन सी नीति को छोड़कर कौन सी नीति अपनाई थी, तो दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। कौन सी सूचना प्राप्त होती है, 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, याद रखना। अशोक के लघु शिलालेख, जो लघु शिलालेख है उनका स्थान और मतलब कौन कौन से लघु शिलालेख के नाम और स्थान। ठीक है, मास्की, ये कहाँ है, रायचूर, इस टाइम पे कहाँ है, रायचूर आंध्र प्रदेश में। फिर गुजर्रा, ये कहाँ है, दतिया मध्य प्रदेश में। ब्रह्मगिरी कहाँ है प्रेजेंट टाइम पे, कर्नाटक में। भाबरू जयपुर राजस्थान में। अहरोरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। जटिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी से 3 किलोमीटर कर्नाटक में है। सासाराम बिहार में है, ये पूछा जाता है। ठीक है, सासाराम कहाँ है। रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पालीगंडू, ये कहाँ है, पालीगंडू गोविंद मठ से 4 मीटर दूर है। फिर है राजुल मंडगिरी, करनूल आंध्र प्रदेश में है। गोबी मठ कहाँ है, गोबी मठ मैसूर कर्नाटक में, ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला अशोक के विभिन्न नाम एवं उपाधि, इनका क्या नाम था, उनकी उपाधि क्या थी। तो हम पढ़ते हैं
अशोक व्यक्तिगत नाम उल्लेख मास्की गुजर्रा नेतुर एवं उड़ेगोलम अभिलेख में है। ठीक है, इनका किस वाले अभिलेखों में इनके नाम व्यक्तिगत नाम उल्लेख है। मास्की अभिलेख में गुजर्रा नेतुर एवं उड़ेगोलम अभिलेखों में अशोक नाम है। फिर है देवनाम प्रियदर्शी, ये राजकीय उपाधि आधिकारिक नाम है। इनका राजकीय उपाधि आधिकारिक नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, फिर अशोक वर्धन पुराणों में उल्लेख है। अशोक का वर्धन पुराणों में उल्लेख है। ये स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख की संख्या 7 है, जो 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। ठीक है, अशोक के 7 स्तंभ लेख टोपरा दिल्ली, टोपरा कहाँ है प्रेजेंट टाइम पे? दिल्ली। मेरठ, इलाहाबाद, रामपुरवा, लोरिया, अरराज यानी कि चंपारण, लोरिया, नंदगढ़, चंपारण में पाया गया है। लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ, रुम्मिनदेई, कौशाम्बी और निगाली सागर में पाया गया है। ठीक है, स्तंभ लेख, इस स्तंभ लेख में लोगों की सुरक्षा के संबंध में अशोक के सिद्धांतों का वर्णन है। स्तंभ लेख दूसरे में, इस स्तंभ लेख में धर्म के पापों की कम करने वाला, सदाचार को बढ़ाने वाला एवं करुणा, उदारता, सच्चाई और पवित्रता को बढ़ाने वाले के रूप में परिभाषित किया है स्तंभ लेख दूसरे में। स्तंभ लेख तीसरे में क्या है? इस स्तंभ लेख में कठोरता है, क्रूरता, क्रोध है, अभिमान जैसे पापों को समाप्त करने पर बल दिया गया है। ठीक है, अगला है स्तंभ लेख चौथा, इस स्तंभ लेख में राजुक के कार्यों का वर्णन किया गया है। स्तंभ लेख 5, इस स्तंभ लेख में ऐसे जानवरों और पक्षियों की सूची है जिन्हें कुछ दिनों तक नहीं मारा जाना चाहिए। साथ ही ऐसे जानवरों की भी सूची दी गई जिन्हें कभी भी नहीं मारना चाहिए। इस स्तंभ लेख में अशोक द्वारा 25 कैदियों की रिहाई का भी वर्णन मिलता है। ऊपर ही बताया था कि मोर और उसे छोड़ के बाकी सबको मारने पर प्रतिबंध, तो कुछ को मारा जाता था, कुछ को नहीं। ठीक है, स्तंभ लेख 6, इस स्तंभ लेख में धम्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। स्तंभ लेख 7, इस स्तंभ लेख में अशोक द्वारा धम्म के सिद्धांतों से संबंधित किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। इस स्तंभ लेख में कहा गया कि सभी संप्रदायों की इच्छा आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता दोनों से है। क्वेश्चन नंबर आगे, अन्य स्तंभ लेख कौन से? रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, ये बहुत ही फेमस है, ये पूछा भी जाता। कौन सा? रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख में अशोक की लुम्बिनी यात्रा और लुम्बिनी के लोगों को कर में दी गई छूट का वर्णन है, ये याद रखना। ठीक है, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख में क्या है कि उनकी अशोक की लंबी यात्रा और लुम्बिनी लोगों के द्वारा कर में दी गई छूट का वर्णन है। फिर निगाली सागर स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख मूलतः कपिल वस्तु में स्थित है। इस स्तंभ लेख में कहा गया है कि अशोक ने कोन कमान बुद्ध के स्तूप की ऊंचाई का बढ़ाकर दुगना कर दिया था। ठीक है, फिर है अगला, अकबर ने कौशाम्बी में स्थित प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। अकबर जो थे उन्होंने कौशाम्बी में स्थित प्रयाग स्तंभ को इलाहाबाद में ही स्थापित कराया। दिल्ली, टोपरा तथा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। टोपरा जो दिल्ली है मतलब प्रेजेंट में, तो मेरठ में ये स्तंभ लेख था, उसे फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने कहाँ ला के रख दिया? दिल्ली में। लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख पर अशोक की राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है। सांची रायसेन मध्य प्रदेश में, कौशाम्बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सारनाथ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, रुम्मिनदेई नेपाल में है, निगलीवा निगाली सागर नेपाल तथा इलाहाबाद से लघु स्तंभ मतलब लेख मिले हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट जो मैं बता रही हूँ ना, इनको नोट भी कर लेना। इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है। अशोक और बौद्ध धर्म, प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। अशोक के इष्ट देव कौन थे? शिव भगवान थे। ठीक है, फिर अभिलेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। पहले ये शिव की भक्ति करते थे, फिर ये इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, ऐसा अभिलेखों में मिलता है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध संघ और धर्म में विश्वास व्यक्त किया है। किसमें? धर्म में विश्वास व्यक्त किया है। अगला है, अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं था। अशोक का जो धम्म है, ठीक है, वो बौद्ध धर्म नहीं था। तीसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने युक्त, राजयुक्त तथा प्रादेशिक नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच
धर्म एवं प्रचार का उपदेश करने का आदेश दिया। ठीक है। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। शासनकाल के 14 वर्ष बाद कनक मुनि बौद्ध स्तूपों के दुगना करवाया गया। फिर बराबर पहाड़ी पर अशोक ने आजीविकों के लिए कर्ण, चोपर, सुदामा व विश्व झोपड़ी का गुफा का निर्माण कराया था। पुराणों के अनुसार अशोक ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। उसके बाद कुणाल गद्दी पर बैठा। धर्म विवर्धान कहा गया। क्या कहा गया कुणाल को? धर्म विवर्धान कहा गया है। ठीक है। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगर पूछा जाए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। आगे है मौर्य प्रशासन। इनका प्रशासन कैसे था? मौर्य प्रशासन तंत्र की झलक हमें प्रमुखता मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से मिलता है। इस काल में राजतंत्र का विकास हुआ तथा गणतंत्र का ह्रास हुआ, यानी आज़ादी का ह्रास हुआ। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रकृति का था। यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। ठीक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सबसे सरल स्रोत है। इसके अनुसार उच्च अधिकारी तीर्थ कहा जाता है। ठीक है। उच्च अधिकार तीर्थ कहा जाता है, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्रियों के समकक्ष होते थे। जो उच्च अधिकारी लोग होते थे उन्हें क्या कहते थे? तीर्थ कहा जाता था। फिर है अगला क्वेश्चन, उत्तराधिकारी और तीर्थ से संबंधित विभाग। ठीक है। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी था। सन्निधिता राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। जो सन्निधिता थे वो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। 2 वारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान हुआ करता था। नागरिक नगर की प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल हुआ करते थे। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग के रक्षकों का अध्यक्ष हुआ करता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक होते थे। आंत वैश्विक सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष होते थे। आठविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद है दंडपाल। क्या है? दंडपाल। दंडपाल में क्या है? मतलब दंडपाल को क्या कहते थे? सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी। क्या कहते थे? सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक को सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष बनाया जाता था। प्रदेष्टा को फौजीदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर होते थे, मतलब आज के कमिश्नर का पद था ये। कर्मातिक उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक हुआ करता था। ठीक है। फिर है अशोककालीन प्रांत। क्या है? अशोककालीन प्रांत। उत्तरापथ तक्षशिला में है। ठीक है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग प्रांत की तौसली थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी। प्राची या प्राची पाटलिपुत्र थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में 18 तीर्थों का उल्लेख है। कितने? 18 तीर्थों का उल्लेख है। ठीक है। फिर है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर महातास्याप सर्प के अधीन काम करता था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर महातास्याप सर्प के अधीन काम करता था। गुण पुरुष अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर थे। ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित केंद्रीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तथा सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। फिर मेगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा किया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। कितने थे? 5 सदस्य थे। फिर है सामाजिक स्थिति। कौटिल्य ने चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था को सामाजिक संरचना को आधार माना है। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है और इन्हें मलेच्छा से भिन्न बतलाया है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में विभाजित किया? 7 वर्गों में। स्त्रियों का पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी।
अशोक साम्राज्य में स्त्रियां प्रायः घर के अंदर रहती थी। ऐसी स्त्रियों को कौटिल्य कहा है। क्या कहा है ऐसी स्त्रियों? कौटिल्य ने अनिष्कासनी कहा है। अनिष्कासनी मतलब घर से ना निकलने वाला। ठीक है। फिर मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है कि भारत में कोई दास नहीं है। क्या नहीं है? भारत में कोई दास नहीं है। फिर आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? कृषि मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय था। कृषि, पशुपालन एवं व्यापार को अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप में वार्ता कहा गया। ठीक है, सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया। सीता भूमि सरकारी भूमि होती थी। जो सरकारी भूमि होती थी उसे क्या कहते थे? सीता भूमि। भूमि पर कर उपज का 1/4 भाग से 1/6 भाग तक होता था। जो मतलब कृषि करते थे उनसे 1/4 1/6 हिस्सा ले लिया जाता था, जो भी फसल उनकी होती थी। राज्य की ओर से सिंचाई का पूर्ण प्रबंध था, जिसे सेतुबंध कहा गया। सहोगोरा और महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के समय राजा द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख है। ठीक है। फिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में करसापण, पर्ण या धारण, चांदी निर्मित सिक्के, जो ये पर्ण या धारण ने क्या कहते हैं? चांदी निर्मित सिक्के, मासक तथा काकड़ी, तांबे से निर्मित सिक्कों को किया गया है, सिक्कों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण दुर्बल व अयोग्य उत्तराधिकारी थे। साम्राज्य का विभाजन हुआ था, इस वजह से पतन हुआ। केंद्रीकृत व्यवस्था थी, इस वजह से पतन हुआ है। आर्थिक संकट व सांस्कृतिक समस्याएं थी। ठीक है, तो हुआ। अशोक की धार्मिक नीति की वजह से हुआ है। अशोक की अति शांतिवादिता नीति की वजह से हुआ है। नौकरशाही का अधिकाधिक अनुत्तरदायी होना। फिर वित्तीय करों की अधिकता होने की वजह से हुआ था। भौतिक संस्कृत पर प्रसार होने की वजह से हुआ था। प्रांतीय शासकों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से हुआ था। ठीक है। अशोक साम्राज्य यहीं पे समाप्त होता है, मतलब मौर्य साम्राज्य यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में अगला टॉपिक आएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ये भी बता दें कि इस चैनल पे अब आपके पेट एग्ज़ाम की हिंदी की क्लासेस भी मतलब पढ़ने लगी हैं, तो प्लीज़ आप उन लोगों को भी वॉच करते रहिए और देखते रहिए। जल्दी ही हम इस पे होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी और नेट की तैयारी करने के लिए भी क्लासेस पढ़ेंगी। ठीक है, जो कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं नेट के, आप लोग फॉर्म भर दीजिए। तो इसी के साथ राधे राधे, अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हम सब सफल हों।